अला खातिमिन नबीयीन। मैं आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ इस संडे वेबिनार में। और आज हमारे जो साथ इसमें शामिल होंगी वो मिस अस्मा कुरैशी हैं। उन्होंने पहले भी अपनी एक टॉपिक पर, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एमएससी किया था अप्लाइड साइकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद इन्होंने पोस्ट मैजिस्टेरियल डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कराची से। और आपने तकरीबन 13 ईयर्स से ये अपनी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पे लाहौर के अंदर। इनका जो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और उसके अंदर खास तौर पे ये जो है ये मैरिटल डिस्कॉर्ड और पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर इनका काफ़ी काम है। और मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने बहुत खुश दिली से एक्सेप्ट किया था। और इंस्पाइट के अभी रिसेंटली ये इन्होंने घर चेंज किया है, बल्कि मेरी तरफ से इनको फिर मुबारकबाद हो घर में मूव करने की। और इसके बाद बावजूद उन्होंने टाइम दिया, तो आज मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपना टॉपिक प्रेजेंट करें। और इनका टॉपिक आज का जो है वो मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो बगैर किसी फर्दर डिले के मैं मिस अस्मा कुरैशी से कहूँगा कि वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम मेरी जो बातचीत हुई थी आप तमाम रिस्पेक्टेड लोगों के साथ, तो उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से पेरेंट्स के बिहेवियर्स हैं वो बच्चों के बिहेवियर्स को डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन करते हैं। और जो पेरेंट्स के बेहतरीन रवैये होंगे ऑब्वियसली बच्चे उसके बेनिफिशरीज होंगे। अगर पेरेंट्स के बेहतरीन रवैये नहीं होंगे या किसी भी तरह से उनमें कोई कमी कमजोरी और ख़राबी होगी तो बच्चे उसके विक्टिम बन जाएंगे। और जानबूझ के वालिदैन ऐसा नहीं करते कि बच्चों को अपने किसी ख़राब रवैये का विक्टिम बनाएं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को बाज़ औक़ात खुद भी नहीं पता होता कि उनका कौन सा नज़रिया, कौन सी अप्रोच, कौन सा लाइफस्टाइल या कौन सी आदत बच्चों के रवैयों को बना रही है या बिगाड़ रही है। और उनको फिर बाज़ औक़ात किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू पता चलता है या इर्द गिर्द के उनके चाहने वालों के थ्रू पता चलता है कि तुम्हारे बच्चे का कोई भी रवैया जो ख़राब हो रहा है उसकी बेसिक वजह ये है। तो बहुत सारे मामलात में बच्चों के रवैयों को ठीक करने के लिए वालिदैन पर काम करना बहुत, इट्स नेवर टू लेट। कि कभी अगर जैसे वालिदैन अक्सर कहते हैं कि जी अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो इनके रवैये बड़े पुख्ता हो गए हैं, अब क्या फ़र्क पड़ सकता है। फ़र्क हमेशा पड़ता है अगर आप डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने रवैयों को उम्र के किसी भी हिस्से में तब्दील करना चाहें, इस नीयत के साथ कि मेरे तब्दील शुदा बेहतर रवैये का असर या इसका जो फ़ायदा उठाने वाला जो बेसिक बंदा होगा वो मेरी अपनी औलाद होगी। तो वालिदैन यकीनन फिर इस हवाले से, इस अप्रोच के हवाले से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वैसे भी हम अपनी आदतों को अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बदल सकते हैं। जब हम अच्छी आदतें अपना सकते हैं तो बुरी आदतें हम छोड़ भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में और उसके अंदर ऐसी सलाहियतें डाली हैं कि वो किसी भी दौर में उम्र के कोई भी आदत बना सकता है या कोई भी पुरानी आदत जो कि अब फ़ायदेमंद नहीं है उसको छोड़ सकता है। अच्छा, इन्हीं मौज़ूआत को आगे लेकर अगर हम चलते हैं, थोड़ा-सा मैं स्पेसिफ़ाई करूँगी, जो आज मेरा मेन टॉपिक है, वो है मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज़। मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज़ यानी कि आप अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएँगे कि बेटा आपकी और दूसरे बंदे की, इवन आपकी और हमारी आपस में हदबंदी है। हदबंदी है। हदबंदी का मतलब ये है कि बच्चों को इस चीज़ का पता होना इंतहाई ज़रूरी है कि वो किसी मौजू में किस हद तक बात कर सकते हैं, वो अपनी उम्र के हिसाब से किस मौजू पे बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है वो किन किन मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं और अपने किन मामलात में मुदाखलत नहीं करने दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली पेरेंट्स भी करके दिखाते हैं और साथ के साथ बच्चों को बाज़ औक़ात इर्द-गिर्द के लोग भी इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो ये कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हदूद
डिफाइन करें और उनको एग्जैक्टली वर्बलाइज करें। अच्छा, हदूद डिफाइन करने या वर्बलाइज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने वाला शख्स बना रहे हैं। इसकी छोटी सी मैं मिसाल आपको दूंगी जिससे आपको पॉइंट क्लियर और मजीद हो जाएगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको मिसाल देती हूँ। एक दिन मेरे बच्चे से वो पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, तो उसने खेल खेल में उसके हाथ से किसी दूसरे बच्चे को बहुत शदीद तकलीफ पहुंच गई खेल कूद, जिसकी वजह से उसके घर वाले जो थे वो मेरे गेट तक आ गए कि जी आपके बच्चे ने हमारे बच्चे के साथ ये हरकत की। ऑब्वियसली मेरे लिए इंतहाई एम्बैरेसिंग था और मुझे थोड़ा बीइंग अ मॉम मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन बहरहाल इसको अब ठीक करना था। कैसे ठीक करना था? आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि मैंने उनसे अपोलोजाइज नहीं किया, हाँ, लेकिन मैंने बच्चे की खैरियत जरूर पूछी। मैं बच्चे के घर भी गई, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा बेटे, उसकी आंख में तकलीफ आई थी, तो मैंने कहा बेटे आपकी आंख ठीक है। उसकी बहन भाइयों से मैं मिली, बड़े वाले जो थे उनसे मैं मिली, लेकिन अपोलोजाइज जो करवाया था वो मैंने अपने बच्चे से करवाया था, मैंने नहीं किया था अपोलोजाइज। उसकी रीजन क्या है कि जिससे कसूर हुआ है, जिससे गलती हुई है, आपने अपोलोजाइज भी उसी से करवाना है। यूजुअली हमारे यहाँ पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे से अगर कोई कमजोरी या कोई गलती हो जाती है, कोई गलती सरजद हो जाती है, तो वो उसके बिहाफ पे सॉरी करते हैं, सॉरी जी हम माजरत चाहते हैं, हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, हमें बहुत शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम माजरत चाहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसको रिप्लेस इससे आपने करना है, इस बिहेवियर से कि बेटा गलती आपसे हुई है, सॉरी भी आप ही करो, ठीक है। तो मैंने उससे करवाया, हालांकि ही इज ओनली 5 years old, ही इज ओनली 5 years old, माय सन इज ओनली 5 years old। बताने का मकसद क्या है कि बच्चे पे जिम्मेदारी डालें। अब ये उसकी हदूद में ये चीज आती है कि उससे अगर गलती होगी तो ये उसी की हद में ये आता है मामला कि उसी ने माफी मांगनी है। इस तरह से वो अगले किसी भी बिहेवियर को, किसी भी ऑब्नॉक्शियस, किसी भी हर्टफुल बिहेवियर को शो करते वक्त वो मोहतात रहेगा, और वो वाकई मोहतात हो गए। मैं अपनी पर्सनल आपको एक लाइफ से एग्जांपल उठा के बता रही हूँ कि अगर आपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना है कि वो अपने रवैयों, अपने अल्फाज, अपने मूड मिजाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाए और आप उसके बिहाफ पे सॉरीज एंड अपॉलजीज ना करें, तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि मेरी ये लिमिट है और इससे मैंने आगे नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो मुझे ही अप फ्रंट खड़ा कर दिया जाएगा अपोलोजाइज करवाने के लिए, ठीक है, और मुझे ही रेक्टिफाई करने के लिए भी कहा जाएगा। मैं उस बच्चे के घर गई तो मैं साथ में जूसेस ले गई थी, और मैंने जूसेस का लिफाफा भी मैंने नहीं पकड़ा, मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कि पकड़ो, ठीक है, और वो जो उसके घर में जो भी जिन भी लोगों से हम मिलेंगे, आपने जूसेस कहना है कि मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आई हूँ जिससे मुझे तकलीफ पहुंची है। मैंने उसको ये लफ्ज सिखाए, बताए, एंड ही सेड दैट। आफ्टर दैट अल्लाह का शुक्र है उसकी तरफ से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। ये छोटे छोटे हमारे जो हैं टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, और जिसमें हमें बच्चों को ये बताना पड़ता है कि व्हाट इज योर लिमिट। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो इस तरह की अपने फेलोज में, अपने सिबलिंग्स में इस तरह की जब अटेम्प्ट्स करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आपको चीजें उठाकर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट वाज़ेह हो जाए। एक केस मेरे पास आया, उसमें जो बेटी थी, शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। वो बेटी अपनी माँ को लेकर आई केस के लिए, और उसने कहा कि जी मेरी मदर और मेरे फादर में हर वक्त झगड़े रहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो फैमिली फैसलाबाद की थी और वो लोग लाहौर आए थे सेशन के लिए स्पेशली। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर में हॉस्टल में पढ़ती हूँ यूनिवर्सिटी के, मैं वीकेंड्स पर जब जाती हूँ तो मुझे अम्मी अब्बू के हालात बताने बैठ जाती हैं कि तुम्हारे अब्बू के फलाने से ताल्लुकात हैं, फलाने से ताल्लुकात हैं, अब्बू साई साई रात घर नहीं आते, अब्बू ऐसा करते हैं, अब्बू वैसा करते हैं। फिर मैं अब्बू को जाके समझाती हूँ अब्बू आप ऐसा ना किया करें, अम्मी परेशान होती है, अम्मी का बीपी हाई हो जाता है। वो लड़की जो कि इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वो अपनी माँ से ज्यादा डिस्ट्रेस्ड लग रही थी, बैचलर्स कर रही थी वो। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स
मुसलसल एक दूसरे की शिकायतें अपने बच्चे से यानी अपनी बेटी से कर रहे थे। यहाँ पर मैं जो सबसे पहले तो हमने उनका पॉइंट सारा सुना, फिर उसके बाद जो उनको सबसे मेन थेरेप्यूटिक पॉइंट बताया वो ये कि ये आपकी बेटी की डोमेन में नहीं आता कि वो अपने माँ बाप के इनफाइडेलिटी के मसलों को हल करता। इनफाइडेलिटी के मसले जो बेवफाई के मामला होते हैं, जिसमें खातून अगर किसी दूसरे मर्द में या मर्द जो है वो किसी दूसरी नामहरम औरत में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो इनफाइडेलिटी का केस था कि आप अपने आपस के खास तौर पे इनफाइडेलिटी के मामला जो हैं वो आप अपने बच्चों से डिस्कस करें। तो वालदा ने कहा, जो खातून थी उन्होंने कहा जी बच्ची माशाल्लाह ग्रोन अप है और ये चीजों को देखती है, तो हमने कहा आपने उस बच्ची की टीन एज को, उसकी ब्यूटी को खराब कर दिया है। कांट यू सी जो उसके चेहरे क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक बेरौनकी है उसके चेहरे पर, आप उसके चेहरे की जर्दपन नहीं देख पा रहे। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन वो हर वक्त आपके स्ट्रेसर्स में इन्वॉल्व रहती है और आप अपना स्ट्रेसर्स उससे शेयर करते हैं। वालदा अपनी शिकायतें बेटी को बताती है, बेटी वो शिकायत लेके बाप के पास जाती है, तो बाप जो है वही शिकायत पलट कर फिर जिसे कहते हैं ना एक की चार लगा के सुनाना, वो फिर अपनी उस माँ के बारे में वो भेजती है। तो कहती मैं पिंग पोंग होती रहती हूँ, मैं शटल कॉक बनी हुई हूँ। फिर हमने उनसे कहा कि जी अगर आपके आपस के मामलात खराब हो रहे हैं वालिदैन के, तो आप या तो अपने बराबर के किसी बंदे से बात करें, अपने से ऊंचे दर्जे के बंदे से बात करें, या किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी के पास चले जैसे कि मैरिटल काउंसलर्स। बच्चे की डोमेन में, बच्चे के बाउंड्री में आपने ये चीज नहीं आने देनी कि वो बच्चा जो है वो माँ को समझाए और बच्चा फिर जाके बाप को समझाए। एडवोकेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। एडवोकेसी, इससे पार्टीबाजी बनती है, इससे बच्चे अपने हदूद को क्रॉस करते हैं। फिर वो बाद में फिर बच्चे आजकल बड़े आराम से कह देते हैं अम्मी आपको क्या पता, अम्मी अब्बू आपको क्या पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था, आपको नहीं इस चीज का अंदाजा। यानी एक बच्चा जिसका ये लेवल है और वालदैन का ये लेवल है, जब वालदैन उससे कहेंगे कि हमारी फेंस में आके छलांगे मारो तो वो मारेगा। फिर वो समझेगा कि मेरे माँ बाप की इतनी दानिशमंदी नहीं है जितनी कि मेरी है, इनकी इतनी इंटेलेक्ट नहीं है जितनी कि मेरी है। ठीक है, सो होगा क्या इससे, उससे होगा ये कि बच्चा एक तो अपनी बाउंड्री से निकल जाएगा, ठीक है, आपकी बाउंड्री में छलांग मारेगा। दूसरे वो उसकी जो टीन एज है वो सैबोटाज होगी, जो ब्यूटी ऑफ द टीन एज है वो सैबोटाज होगी। सो बाउंड्री मेंटेन करना इसलिए जरूरी है। अच्छा एक बात, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वालिदैन आपस में एक दूसरे पर जब उंगली उठा रहे होते हैं तो वो बच्चों को अपने साथ टीम में शामिल कर लेते हैं, उससे खराबियां पैदा होती हैं। बच्चा भी फिर यही समझता है कि मैं शायद इस काबिल हूँ कि मैं किसी के भी मामले में मुदाखलत करके उनके मामला को ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, इससे वो ऑन डिमांड भी, नॉन विलिंगली भी, इन एनी वे वो दूसरों के मामला में मुदाखलत करना सीख लेता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा एक पॉइंट आता ये है कि आप एक मेरे पास एक और केस आया, वो कनाडा से वो केस आया और उन साहब ने, उनकी वाइफ जो थी शी वाज अनदर नेशनल लेडी, उनके पास नेशनलिटी कहीं और की थी, आई थिंक शी वाज फ्रॉम मलेशिया आई गेस। तो उन्होंने वहां पर कोई पैसों का कोई हेर फेर किया, वो कहीं पे जॉब करती थी जिसकी वजह से उनकी तमाम प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर ली गई, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी एक छोटी सी शॉप थी, वो सब कुछ वहां पे कॉन्फिस्केट कर ली गई अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो द मैन टोल्ड मी एंड रिपोर्टेड मी कि जी मेरी वाइफ, एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज वाइफ, क्योंकि वो पाकिस्तान आ गए थे बच्चों को लेकर, वाइफ जो थी शी वाज बिहाइंड द बार्स। तो वो उन्होंने अपने बच्चों के सामने ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज ओन वाइफ, जिसके साथ वो 14 साल से रह रहे थे और 3 बच्चे भी थे उसमें उनके। और वो ही केप्ट ऑन saying wife is this kind of a lady, my wife is this kind of a lady,
एंड कैन यू इमेजिन जो पेन एंड एग्नी उनके बच्चों के चेहरों पर थी, दैट वाज अनबेरेबल टू सी। एक पेन एंड एग्नी इस चीज की कि उनकी मदर जो है शी वाज बिहाइंड द बार्स। दूसरी पेन एंड एग्नी ये थी कि माय फादर, आवर फादर इज कंप्लीटली अगेंस्ट टू आवर मदर एंड ही इज अब्यूजिंग हर। पेरेंट्स किसी भी तरह के हों, यूजुअली बच्चे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से लेते हैं और आइडियलाइज भी उन्हीं को करते हैं। लेकिन पेरेंट अगर एक दूसरे के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें या ऐसे गुफ्तगू करना शुरू कर दें जो कि बच्चे के लिए हर्टफुल है, थ्रेटनिंग है, पेनफुल है टू हियर एंड टू टॉलरेट, तो फिर बच्चे की जो शख्सियत है वो इंतहाई बुरे तरीके से मुतासर होती है। अच्छा, उसमें फिर एक और कबाहत ये आती है कि अगर वालिदैन एक दूसरे को अब्यूज करते हैं फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो दिस इज इजीली लर्न बाय द चिल्ड्रन। ये आराम से वो सीख लेते हैं। इवन आई हैव हर्ड एक नौजवान ने अपनी माँ को ये कह दिया था कि आप अपनी बकवास बंद करें। ये मेरे सामने की बात। मैं आपको छोटे छोटे वर्बेटम्स इसलिए बताती हूँ कि ये आप कॉमन रूटीन में ये सब कुछ होते हुए हम देख रहे हैं। और वो क्या था, क्योंकि फादर यूजुअली अपनी वाइफ को इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन ये कह दिया करते थे अपनी बकवास बंद करो, ठीक है। वही जुमला सेम टू सेम बच्चे ने सीखा और वही जुमला उसने अपनी माँ को, जब माँ उसे किसी बारे में समझा रही थी या कुछ सरजनिश हो रही थी, तो उसने अपने बच्चे ने ये कह दिया कि अपनी बकवास बंद करो। अब ये नाजेबा अल्फाज जो हैं ये बच्चे की हदूद में नहीं आते। नाजेबा अल्फाज तो खैर किसी की भी हदूद में नहीं आते, लेकिन वालिदैन के साथ वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, ठीक है। वालिदैन के साथ बाउंड्री क्रॉस करने से उसके अंदर भी झिझक खत्म हो रही है, हेसिटेशन खत्म हो रही है। और देखें हमारे अंदर जो है ना, अल्लाह ताला ने झिझक का, हेसिटेशन का एक पर्दा रखा हुआ, ठीक है। जो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के पेशेंट्स होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के, उनके साथ एज ए सिम्टम ये मामला मौजूद होता है कि वो हर तरह की अब्यूसिव टॉक, हर तरह की नाजेबा गुफ्तगू, हर तरह के डिरोगेटरी टॉपिक्स को या टैबू टॉपिक को वो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वो बहुत इजीली डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उनका क्या ये मामला होता है, क्योंकि उनका झिझक का पर्दाफाश होता है, हेसिटेशन खत्म होती है, वो डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं। इसी तरह की डिसइनहिबिशन घरों में भी आती है। घरों में किस तरह आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटी छोटी मिसालें दी कि अगर आपका आपस में गुफ्तगू करने में अल्फाज का चुनाव बेहतरीन और खूबसूरत और विद इन द लिमिट्स नहीं है, डेकोरम के मुताबिक नहीं है, तो यही स्टाइल बच्चा भी सीखेगा और वो हर तरह का मौजू किसी भी जगह पे बैठ के डिस्कस कर लेगा, which can be shameful to hear, which can be guilt provoking to hear to anyone, which can be hurting for anyone, which can be जिसे कहते हैं कि वो तकलीफ दे हो सकता है किसी के लिए भी सुनना। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा और ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी, कि पेरेंट्स बच्चों के सामने कुछ ऐसे मौजूआत को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें पर्दा होना बहुत जरूरी है, पर्दा होना, गुफ्तगू का पर्दा होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं रखते। इस वजह से बच्चों का, जिसे कहते हैं कि वक्त से पहले वो जरूरत से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं और वो क्यूरियस भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात दूसरा ये है कि अगर आप बच्चों को उनकी बाउंड्रीज बताएंगे, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक और ने मीटिंग में एक सीन ऑब्जर्व किया कि वालिद साहब जो थे वो शिकायत ये कर रहे थे कि मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। तो बच्चा कहता कि मैं आपके साथ तो नहीं गंदी जुबान इस्तेमाल करता ना, आपको तो मैंने कहा। एक्चुअली
वो बच्चा नौजवान जो था वो अपने किसी फ्रेंड, ग्रुप ऑफ फ्रेंड के बारे में बात कर रहा था, एंड ही वाज टॉकिंग एक्सट्रीमली रबिश, और वो बहुत, जिसे कहते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए वो बात कर रहा था रिगार्डिंग हिज फ्रेंड्स। ही वाज रिपोर्टिंग सम काइंड ऑफ एन इंसिडेंट टू हिज फादर, जो कि उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ, और उसमें वो बहुत ज्यादा फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, फादर जो थे, ही केप्ट ऑन लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग, एंड उसमें मुझे फादर ने भी रिपोर्ट किया कि जी ये ना बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। उस पर बच्चे ने ये जस्टिफिकेशन दी कि आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, आपके बारे में तो नहीं मैंने ऐसा कुछ भी बोला ना, मैं तो अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे को ये समझाना बताना जरूरी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर सिटिंग इन सम काइंड ऑफ अ फॉर्मल सेटिंग, तो वहां पर आपको किसी के बारे में बात करते वक्त भी जबान का ख्याल रखना है, अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना है। इसका मतलब ये है कि आप जिस शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसकी प्रेजेंस को, उसकी डिग्निटी को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप उस फोरम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जहां पर आप डिरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये भी बेसिकली जंपिंग आउट ऑफ द फेंस है, जंपिंग आउट ऑफ द बाउंड्री है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, फिर कुछ बच्चों के साथ ये मामला भी देखने में आया कि उनके फाइनेंशियल हालात कुछ जो थे वो अपसाइड डाउन हुए हुए थे, तो उसमें हर वक्त फादर्स एंड मदर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस का डिस्कशन जो है बच्चों के सामने, दैट वाज अ कॉमन रूटीन। वो हर वक्त यही डिस्कस करते रहते थे, पैसे नहीं है खाने काम के लिए, कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, फलाने का ये काम हो गया, उसके पास पैसे थे इसलिए काम हो गया, हमारे पास नहीं है। तो बच्चा जो था वो इस चीज के हवाले से काफी सेल्फ एस्टीम उसकी खराब होती थी कि माय पेरेंट्स आर नॉट हैविंग एनफ मनी। होता है बाज़ औक़ात पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल क्रंचेस या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, बट लेट्स कीप इट विद इन यू बोथ, या कोई आपके बराबर का या आपसे ऊंचा तो आप उससे बात करें, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। उससे होता ये है कि बच्चे इसमें दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं। एक बिहेवियर ये होता है कि वो अपनी जब किसी नीड और किसी भी चीज के बारे में वो आते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में के पास बात करने के लिए, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। मैंने बकायदा खुद ये सुना है बच्चों को ये कहते हुए, आपके पास तो कभी पैसे ही नहीं हुए, हर वक्त आप कंगले ही बैठे रहते हैं। अब ये जुमला जो था ये बच्चे ने बड़ा रूथलेसली, रूडली, ब्लंटली अपने फादर को बोला। दैट वाज बेसिकली जंपिंग आउट ऑफ द फेंस, ठीक है, जंपिंग आउट ऑफ द बाउंड्री। कुछ बच्चे जो हैं वो इसको इस तरह से भी रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को कि वो अपनी बेसिक नीड या एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी ख्वाहिश या डिमांड को या विश को वो दिल में ही दबा लेते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे उनसे ही बात करें, ठीक है, उनके तो फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं। एहसास होना एक अलहदा बात है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे इस एहसास में भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि उनकी कोई बहुत ही अटमोस्ट नीड होती है जिसको उन्होंने फुलफिल करना होता है और टाइमली पूरा करना होता है, और वो उनके पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल क्रंच की वजह से पॉसिबिलिटी नहीं निकल पा रही है। सो फाइनेंशियल मैटर्स को भी डिस्कस करते वक्त इस चीज का आप ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो उसका कैसे इफेक्ट लेगा। देखिए 25 तो जब बच्चा क्रॉस कर जाता है, बच्चा तो खैर वो सो नहीं रहता, वो नौजवान हो जाता है, यंग मैन बन जाता है, बेटी या हो या बेटा, तो उस वक्त आप उससे अपने मामला डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मेच्योरिटी के एज में आ चुका होता है, लेकिन इससे पहले पहले अपनी हर तरह की मसले मसाइल को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स को जहन में रखने की जरूरत है। अच्छा, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल बाउंड्री मेंटेन रखना। फिजिकल बाउंड्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मैं क्लाइंट के रेफरेंस में बात करूंगी। मेरे पास मदर और डॉटर दोनों बैठी हुई थी और उनका लव्ड वन जो था ही वाज एडमिटेड फॉर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट। मैं उनको मीटिंग करवाने के लिए रूम में लेकर गई उनके बेटे के साथ जिसको हेरोइन एडिक्शन थी। तो वालदा थी और उस नौजवान की बहन थी। तो गुफ्तगू चल रही थी, रूटीन टॉक चल रही थी, जो उनकी मिलने मिलाने की गुफ्तगू थी वो चल रही थी। आई वॉज देयर एज अ सुपरवाइजर। मैंने देखा कि उनके बेटे ने अपनी माँ को पाँव मार कर मुखातिब किया, बिकॉज उस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी की बात पर था, तो वो अपने बेटे का पॉइंट नहीं सुन सकी। तो उन्होंने उस नौजवान ने अपनी वालदा को पाँव मारा उनके पाँव पर और मुखातिब किया। एंड मदर सेड, जी बेटा जी आपने बुलाया? अच्छा, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। फिर मैं नीचे आ गई, उनकी मीटिंग जब रैप अप हो गई उनको लेकर मैं अपने ऑफिस में आई। मैं अब ऑफिस में आई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी क्या हुआ है मीटिंग में? कहने लगी क्या हुआ है? वैसे ही हमने किए कंडक्ट जैसे कि आपने हमें प्रोटोकॉल सिखाए थे। तो मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल सब कुछ वैसे, लेकिन बीच में एक पॉइंट आया था, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या हुआ था? नहीं कुछ भी नहीं। एंड शी वाज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल एंड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैलिबर बहुत अच्छा था उनका। कहती नहीं मुझे नहीं समझ आई, क्या मतलब, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने कहा आपके बेटे ने आपको पाँव मारकर मुखातिब किया था और आपने उसको स्नब या उसको मना करने की बजाय आपने उनको कहा था जी बेटा क्या बात। तो उस पे कैन यू इमेजिन कि बेटी जो साथ बैठी हुई थी वाज देयर फॉर अ सेशन, उसने कहा व्हाट्स अ बिग डील इन इट। मैं तो अपनी माँ के गोद में पाँव भी रख लेती हूँ और कहती हूँ मेरे पाँव दबाएं। और वो बेटी उनकी रिसेंटली इंग्लैंड से एमएस करके आई थी। ये सीन जब, अच्छा कैन यू इमेजिन कि मैंने उनको जब इस तरह से बड़ा पोलाइटली मैंने उनको असर्ट किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये बेसिकली क्रॉसिंग द बाउंड्री है। आपका बेटा अगर आपको मुखातिब करना चाह रहा था और वो आप नहीं सुन पा रही थी तो ही कैन पुट हिज हैंड ऑन योर शोल्डर, या आपके हाथ पे अपना हाथ रख के बात कर सकता था। पाँव मारने की क्या लॉजिक बनती है? मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि उस वो आपको किस लेवल पे लेता है, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया। आप यकीन करें दैट वाज सच अ रूटीन इन द फैमिली कि उनको मेरी ये बात बुरी लगी और उन्होंने मुझसे सेशंस लेना छोड़ दिए। एक महीना उन्होंने मेरे से सेशन नहीं लिया, उन्होंने मेरे से नाराजगी का इजहार किया और मेरे को प्रोफेशनल के पास वो जाती रही सेशन के लिए कि जी मुझे ये कहा गया है कि मेरा बेटा जो है मेरे से बदतमीजी करता है। तो जो मेरे को प्रोफेशनल थे उन्होंने भी कह दिया, कहते शक तो वैसे इसमें कोई नहीं है। ये है फिजिकल बाउंड्री को मेंटेन रखना। फिजिकल बाउंड्री में अगर आप बच्चों को उनके फिजिकल पोस्चर्स पर आप असर्ट नहीं करते, अगर आप उनके फिजिकल कांटेक्ट जो कि पेनफुल है हर्टफुल है उस पर आप उनको नहीं करते, तो फिर ये आपके लिए तकलीफ दे होगा आगे चल, और ये उनको समझ भी नहीं आएगी कि कैसे इसको हमने मैनेज करना। ये जब आप उनको इन्फॉर्म करेंगे बताएंगे तो हो सकता है राइट इन द बिगनिंग उनके लिए इशू आए इस हवाले से कि जी इट्स जस्ट अ रूटीन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। मेंटेनिंग द फिजिकल बाउंड्री इज ऑल्सो नेसेसरी। अच्छा एक चीज जो कि मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में बात करूंगी, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, इसमें किसी को भी इंटेंस इमोशंस में मैं रिक्वेस्ट करूंगी whosoever is listening, कि उसमें ना जाए। हमें अपनी रिलीजियस बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी होती है, रिलीजियस बाउंड्रीज, कि हमें ये पता हो कि हमारे ऊपर रिलीजन की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी है, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो हमें हमारे ऊपर उसकी भी जिम्मेदारी है। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग माई सेल्फ, मेरे पे मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको भी मैंने मेंटेन एंड मैनेज करना। सो हम डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट जगहों पर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा
रिलीजियस एस्पेक्ट्स और अप्रोचेस को अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें तो उससे भी बच्चे की बाज़ात कंफ्यूजन आती है कि अच्छा इस एक्टिविटी को मैंने इतना टाइम देना है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस आया, वो नौजवान जो था वो असर की नमाज 1.5 घंटे में मुकम्मल करता था। और 1.5 घंटे में क्या मुकम्मल करनी, वो तो थोड़ी देर के बाद सर्दियों में तो मगरिब की टाइम आ जाया करता था। यानी हर नमाज को तकरीबन वो 1 से 1.25 घंटा या 1.5 घंटा देता था। और वो बहुत ठहर ठहर कर पढ़ता था, वो इसी मोहतात अंदाज में पढ़ता था कि कहीं मेरे से कोई तलफ़ुज़ गलत ना हो जाए, कोई रकत ना मैं भूल जाऊँ, कोई बीच में वर्स ना मेरी कोई मिस आउट हो जाए। तो उसकी वजह से और पीछे जो डायनामिक बेसिकली आया पता चला डिग आउट करने पर कि उसके घर में इस हवाले से बहुत कॉशन ली जाती थी कि कहीं पर कोई गलती ना हो। अच्छी बात है नमाज में गलती ना हो, आपने बच्चे को सिखाना बताना है हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और फर्ज है। लेकिन उस पे वो इतना ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट करके या उस पे बहुत ज्यादा सरजनिश की जाती थी कि जिसकी वजह से उस बच्चे ने उसको इतना सेंसिटिवली लिया कि ही यूज्ड टू टेक almost 1.5 hour to complete any of his prayer, कि वो अगली नमाज का टाइम आ जाया करता था। तो जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से उसका दीगर जितने भी मामला थे, बिकॉज ही वाज टीन्स और दीगर जितने भी काम शाम थे वो इफेक्ट हो रहे थे। उसकी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रही थी वो पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। हमारे पास वो केस इसी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आया था कि इसके ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं, ये पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता। जब सारी रूटीन पता चली तो पॉइंट ये था कि वो हर एक नमाज को इतना ज्यादा टाइम देता था, उसके पीछे बैक एंड पे फियर ऑफ पनिशमेंट था, फियर ऑफ जजमेंट था, फियर ऑफ हार्श हैंडलिंग था कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो जिसकी वजह से ये होगा। दैट वाज बेसिकली अगेन कि वो रिलीजियस एक्टिविटी कर तो रहा था लेकिन आउट ऑफ फियर कर रहा था, और जिसकी वजह से उसकी बाकी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी इफेक्ट हो रही थी। इवन उसका सोना इफेक्ट हो रहा था, उसका कपड़े चेंज करना भी इफेक्ट हो रहा था। वो टाइमली कपड़े नहीं चेंज कर पाता था, बस वजू करता था, नमाज में खड़ा हो जाया करता था, नहाता नहीं था। तो ये सारी चीजें जो थी उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी और खासतौर पर फैमिली के लिए। ये हमने देखना होता है कि आपने जो भी अप्रोच इंट्रोड्यूस करवानी है तो उस अप्रोच को आप माइल्ड एंड फ्लेक्सिबल लेवल पर लेके जाएं। किसी भी अप्रोच को अगर आप इंटेंस फीलिंग पर या इंटेंस लेवल पर लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा व्हेन इट गेट्स मोर स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर ऑफ द टीन्स एंड इवन इन द अर्ली एडोलेसेंस। उसमें फिर क्योंकि वो रवैये पुख्ता हो जाते हैं। अगेन इसमें एक हिडन पॉइंट ये है जो मैंने बहुत शुरू में बात की थी कि रवैये पुख्ता होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब ये रवैया बदला नहीं जा सकता। कोई भी रवैया अगर पुख्ता हो गया तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी नए रवैये के साथ। सो वी आर एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अब इसमें ये चीजें थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, हमारे प्रैक्टिकल लेवल के पॉइंट्स हैं, इनको अगर समझ लें हम तो हमारे लिए बच्चों की हैंडलिंग, हमारे लिए टॉपिक सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक आवर चिल्ड्रन पार्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। और अगर बच्चों को उनके बचपन को एंजॉय करने दें, उसकी रीजन ये कि बच्चा अननोइंगली एंड अनवांटिंगली वो स्ट्रेसर्स ले लेता है और स्ट्रेस को वो कैसे हैंडल करेगा ये हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं चलता। बाज़ बात बच्चे बिल्कुल एब्रप्ट हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, बाज़ात दे एग्जैक्टली फॉलो द सेम पाथ, बाज़ात वो बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने आप को शेल में ले जाते हैं। हमें अपने बच्चों की हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उनके सामने हम कॉन्वर्सेशन किस मौजू पे कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं। हम अपने गेस्ट को अपने, और अगर कभी हम गेस्ट बनते हैं तो हम अपने होस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, हम घर में दीगर अफराद की किस तरीके से केयर करते हैं। इससे फिर उनको अपनी बाउंड्री का भी पता चलता है। इससे भी पता चलता है कि अगर हम बाउंड्री क्रॉस करेंगे या बाउंड्री को अगर हम आगे लेकर जाएंगे
तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो टॉलरेंस क्या, कि अगर आप बच्चे का सलाम ना करना टॉलरेट कर लेंगे ना, सलाम ना करना, तो वो ये नहीं फील करेगा कि मैंने सलाम नहीं किया तो मेरे अम्मी अब्बू ने बुरा मनाया है तो मैंने नेक्स्ट टाइम सलाम करना है। वो ये समझेगा हाँ ठीक है सलाम ना करना, दे आर ऑल फाइन विद इट, माय पेरेंट्स आर ऑल फाइन विद इट, अगर मैं सलाम नहीं भी करूंगा ना इट्स ऑल फाइन। चलिए एक गलत बिहेवियर उसने छोड़ दिया, ठीक है, अब वो आपसे आपकी बात का जवाब भी नहीं देता, आपको आई कांटेक्ट भी नहीं देता, ठीक है जी। अब क्या है कि सलाम भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, आई कांटेक्ट भी नहीं देता, आप कोई सवाल करते हैं तो आगे से जवाब नहीं देता, आपसे अपनी कोई कोई मामला शेयर नहीं करता। अब क्या हो गया कि आपने एक पॉइंट पे जो आपने वो एक आपने जिक्र किया ना कि जी आपने उसका सलाम ना करना जो टॉलरेट कर लिया, ठीक है, तो वो वहां पे रुका नहीं, अब उसके अंदर खराब रवैये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, वो आगे से आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं फील करेगा कि मैंने सलाम नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स ने बुरा मनाया, या आप एक दफा कहते हैं सलाम करो, बच्चे ने कर दिया, दूसरी दफा आप देखते हैं नहीं किया, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरी दफा पे कहते हैं वो छोड़ देते हैं, फिर आप भी छोड़ देते हैं वो भी छोड़ देता है सलाम करना, ठीक है। सो उससे होता क्या है कि उसकी भी एक हैबिट बन जाती है सलाम ना करने की, और आपकी भी हैबिट बन जाती है कि इसने कौन सा सलाम कर लेना, आपका भी एक हमारा भी एक पैटर्न बन जाता है ना, मेंटल हेल्थ एक पैटर्न, मेंटल पैटर्न बन जाता है। सो हमें यहाँ पर ये चीज देखने की जरूरत है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए पहले ही किसी खराब रवैये की। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आपका सलाम ना करना इज कम्प्लीटली इनटॉलरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। आप सलाम करेंगे तो अगली बात होगी। पिच ऊंची करके बच्चे का बात करना, बड़ों के साथ या पेरेंट्स के साथ पिच नीची करेंगे, आवाज धीमी करेंगे तो बात सुनूंगी या बात मानूंगा, अदरवाइज इस टोन में बात मनवाने की अगर कोशिश की तो बात नहीं मानूंगा। बच्चे जनरली लाउड होते हैं, यूजुअली घरों में इतना लाउड एटमोसफेयर नहीं भी होता, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा होता है तो वो लाउड होता है थोड़ा सा, हमने उस वो लाउडनेस आप उसके उसके खेल कूद में उसे अलाउ करें। खेलने में अगर खुश होना चाह रहा है, खेलने में वो अगर हंस रहा है, लाफ्टर आउटबर्स्ट दे रहा है, उसको जरूर आप एक्सेप्टेंस दें। लेकिन अगर आपसे बात करने में वो लाउड हो रहा है, उसके लिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट फिक्स योर टोन एंड देन टॉक टू मी, ये मेरा अपना पेट जुमला है कि अपनी टोन फिक्स करो, पहले धीमी करो आवाज और फिर मेरे से बात करना, अदरवाइज मैंने बात सुन भी नहीं है। सो और वो फिक्स करते हैं। सो छोटा बच्चा भी चीजों को रजिस्टर करता है, तो जो जरा बड़ा बच्चा होता है मोर देन 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, इवन 10 ईयर्स का, तो वो तो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को रजिस्टर कर सकता है। सो पेरेंटिंग इज क्वाइट a challenging task. I'm also going through this phase. बाज़ औक़ात वाकई पेरेंट्स की भी बस हो जाती है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी दें, हमारी मदद भी करें और बेहतरीन रहनुमाई भी करें। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। और अब हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। जी डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपने बड़े डेलिकेट टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। एक तो मैंने पहले भी अप्रिशिएट किया कि आपके लफ्जों का सिलेक्शन जो है मेरे ख्याल से आपके प्रोफेशन का हिस्सा है। जो भी आप प्रेजेंटेशन में लफ्ज बोलती हैं वो बड़ी यानी टू द पॉइंट और बड़े इफेक्टिव नजर आते हैं। थैंक एक यू। क्वेश्चन है, हमारी कुलीग है जो हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में हुआ करती थी, उनका क्वेश्चन है कि 4 साल का बच्चा अपने फादर के साथ उनके ऊपर जंपिंग कर रहा है, उनके साथ रेसलिंग कर रहा है, और उसके बाद क्या ये इस चीज को लीड करेगा कि बाद में वो जो है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए? ये इनका एक क्वेश्चन है, देखिए छोटे बच्चे उसमें उसमें जो है ना यूजुअली ये जो रेसलिंग वाली एक्टिविटीज हैं इसमें आपने बच्चे को एज अ विनर आप अगर उसको लेकर चलेंगे ना, जिसमें हम बच्चे को लेस हर्ट प्रोवाइड करते हैं और बच्चा जो है वो अपनी तरफ से एक प्रेशर दे रहा होता है और फादर कहता है ओह माय गॉड मैं तो लूज कर गया, ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाली चीज है। लेकिन अगर आप भी बच्चे को इन रिएक्शन
उसको भी जोरदार पंच मारते हैं या उसको बहुत जोर से आप उसको हिट करते हैं, उसमें बच्चा एग्रेसिव होगा। ये साफ देखे जाने वाला मामला है कि बच्चा और पेरेंट आउट ऑफ एग्रेशन एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव स्टाइल में कर रहे हैं या एज अ फन कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेरेंट में से कोई भी उसको उस दौरान हार्शली हैंडल करेगा, रिएक्टिवली हैंडल करेगा, फन मोड से बाहर निकल के हैंडल करेगा, उसको हार्ड हिट करेगा या हार्ड पंच करेगा, डेफिनेटली द चाइल्ड विल डू द सेम। और फिर उसमें जो है वो एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं ना, वो उलझ जाएंगे। लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ रेसलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो इसलिए भी की जाती हैं टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम। उसमें पेरेंट की तरफ से जो टच होता है दैट इज नॉट मच हार्ड। यू आर नॉट प्लेइंग इन द रिंग, यू आर नॉट प्लेइंग विद योर कंपेटिटर, ठीक है, यू आर प्लेइंग विद योर सन और विद योर डॉटर, ठीक है। तो उसमें आपका जो टच है वो मिनिमम होता है, और बच्चे के टच पे आप उसके मिनिमम टच पे भी आप ऐसा रिएक्ट करते हो, ओ माय गॉड आपने तो मुझे हरा दिया बेटा, that is just about working on the self esteem. So there is a difference। वो आप विजिबली देख सकते हैं कि रिएक्टिवली दोनों एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हैं या फन के परस्पेक्टिव में कर रहे हैं। जहाँ रिएक्टिव हो रहे हैं वहां उनको छुड़वा दें एंड देन उनको कंडेम करें कि ये वाला गेम दोबारा नहीं होगा। इसके अलावा कोई और कमेंट या क्वेश्चन हो? मेरे ख्याल से लोग अभी सोच रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक इस किस्म का है कि इस चीज के अंदर सोचने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ये अस्सलाम वालेकुम, मैं पूछना चाह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मिस। जी, मैमूना मैं जी ये जी पूछना चाही थी कि जी, मेरी बेटी 13 इयर्स की, अपनी बेटी से रिलेटेड मैं पूछना चाह रही हूँ। लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो इसने अपने माइंड में ये सोच रखा था कि जैसे अब मैं अगर बाहर निकली घर से तो मुझे तो हो ही जाना है, इससे माइंड में ये सोच लिया था। और बस ये बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा घबराने लग गई थी। खैर हमने टीवी भी बंद कर दिया कि भाई नहीं, न्यूज नहीं सुननी कि भाई ज्यादा डर जाए। अल्लाह का शुक्र है 1 साल के अंदर आहिस्ता 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 ये डर इसका निकल चुका है। लेकिन अब एक चीज जो मैं फील कर रही थी वो ये कि जैसे सुबह नाश्ता करती है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स दिया, उसके बाद मैं तो हैवीनेस हो गई मुझे, मैं तो अब दोपहर खाना खा ही नहीं सकती। अब मैं शाम को लूंगी, शाम को बिल्कुल मामूली सा इसने सैलेड लिया या कुछ लिया कि नहीं मुझे यहाँ पर भी पेन हो रही है, इधर भी पेन हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रही है, मैं तो बस नहीं, वो कुछ नहीं। अब हर तरह के टेस्ट भी करवा चुकी हूँ, सब कुछ हर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज नॉर्मल है। बच्चों के साथ जब होती है कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, इससे ख्याल ही नहीं रहता कि माशाल्लाह पूरी एक चपाती भी खा लेती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब अपनी कोई फ्रेंड नहीं होती तो इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब मेरे लिए सबसे मुश्किल ये चीज थी, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर गर्मी में हर टाइम बच्चे खेल भी नहीं रहे होते, बाहर भी नहीं होते, स्कूल भी बंद हुए हैं, तो इसकी कोई इस तरह से वो चीज नहीं आ रही। तो मैं इसको किस तरीके से समझाऊं, किस तरीके से इसको गाइड करूं कि ये घर पर यानी ये चीज सोचना छोड़ दे कि मुझे हैवीनेस हो रही है या मुझे अब तकलीफ हो रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे शायद ये हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब मेरे हाथ खड़े हुए हैं इसके सिलसिले में, तो मैं थक गई हूँ अब ना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसे समझाऊं। आप क्या गाइड करेंगे इसको कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें बेसिकली तो इस वक्त नीड है इनको कि इनको जरा प्रोफेशनल हेल्प डायरेक्ट मिले, ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चे की डाइट पर हम यूजुअली इस वजह से भी फोकस करते हैं कि रोटी खाए, डेफिनेटली खाए, 3 वक्त का खाना लाजमी खाए, सबके साथ बैठ के खाए। कुछ बच्चों का होता है स्टाइल ऐसा कि वो एक वक्त में ज्यादा नहीं खा पाते, तो वो आफ्टर एवरी टू आवर्स या आफ्टर 2.5 आवर कोई हाफ एप्पल, 1 बनाना, जो भी सीजनल फ्रूट है, इस टाइप की कोई चीज कि फ्रूट के थ्रू या किसी भी ऐसी फूड आइटम के थ्रू, जैसे बाउल ऑफ योगर्ट दिया जा सकता है, दूध में कोई चीज मिलाकर। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे साथ बैठकर वो डेफिनेटली रोटी खाए, इट्स अ गुड थिंग, मैं इसको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल होना चाहिए बच्चों में पैटर्न कि हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। बट जस्ट इन केस सपोज का ऐसा नहीं बन पा रहा, तो आप उसको 2.5 से 3 घंटे के बाद, जो कि हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट है कि हर 2.5 से 3 घंटे के बाद उसको कुछ मिलना चाहिए उसके स्टमक को। अगर वो ज्यादा देर भूखी रहेगी तो फिर उसकी एसिडिटी बढ़ेगी और एसिडिटी की वजह से आप कुछ नहीं खा पाते।
और आपको मुश्किल होती है कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में, आपकी स्टमक लाइनिंग खराब होती है, आपके दीगर जितने भी डाइजेशन में इन्वॉल्व आपके ऑर्गन्स हैं उनके वो फंक्शनल नहीं रह पाते सही से। तो उनको प्रॉपर फंक्शनल रखने के लिए आफ्टर एवरी 2.5 आवर या 3 आवर्स के बाद एनीथिंग टू ईट, वो ऐसा हाई कैलोरीड फूड ना हो। कोई खीरे दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे गाजर के स्लाइसेस काट के दिए जा सकते हैं, हाफ एप्पल दिया जा सकता है। दूध में दोबारा अगर कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहे तो दोबारा खा ले। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर ब्रेकफास्ट वो इतना बड़ा दूध कॉर्नफ्लेक्स का बाउल खाएगी तो अब वो दोबारा नहीं खाना। आप उसको थोड़ा पोर्शन सुबह में दें और थोड़ा पोर्शन थोड़ी देर के बाद दे दें। एक वक्त मेरे पास इस वक्त 2-3 मदर्स ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है ना एक वक्त में भरपूर खाना खा ले, तो वो नहीं हो पाता। तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि मदर्स की अपनी भी एंजाइटीज होती हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि हाँ भी हमें तसल्ली हो जाए कि बच्चे ने इस वक्त ये खाना खा लिया तो हम फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे कि हाँ उसकी एक फूड इनटेक चली गई है, अब ना वी आर फ्री ऑफ माइंड कि हम कोई दूसरा और काम कर लें। छोटी छोटी ऐसी नट्स दिए जा सकते हैं। आप रेडी टू ईट फूड जैसे नट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं। मैं प्रोसेस्ड फूड और कैंड फूड की बात नहीं कर रही। प्रोसेस्ड फूड क्या होती है, या पैक फूड जैसे रेडी टू कुक फूड होती है ना, फ्राइज होते हैं आपने निकाले और पैन में डाल लिया, आपने समोसियाँ निकाली पैन में डाली, नगेट्स निकाले पैन में डाले, बना कर दे दिया। जो फ्रेश और ओरिजिनल फूड हो वो आप छोटे छोटे कैंस में रख लें, आती जाओ खाती जाओ, जाके खाती, फ्रूट बास्केट सामने पड़ी हुई इस तरह से खा लें। उससे भी बच्चे की अक्सर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर ये स्ट्रेटजी काम ना करे तो फिर थिंक अबाउट द काउंसलिंग, के काउंसलिंग में ले जाकर उस बच्ची के जो भी फियर्स हैं उस पर पे काम किया जाए। बाज़ का पेरेंट्स के अपने हाथ उठ जाते हैं, जैसे अभी आपने बताया। डोंट वरी, चीजें ठीक हो जाएंगी, पहले आप जरा इस पर काम करें। अगर ना हो सके तो फिर आप यू कैन कांटेक्ट मी, डॉक्टर साहब से नंबर ले लीजिए। और कभी कभी बच्चों के सामने अगर ये किसी का बारे में इम्प्रेशन है कि भाई वो आदमी जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत कम खाना खाता है और उसको स्मार्टनेस अच्छी लगती है, जी तो उस वो भी एक फैक्टर प्ले कर सकता है। उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा तो नहीं कि ये चीज डिस्कस होती हो घर में किसी वजह से रिपीटेडली कि कम खाने से जो है वो आदमी स्मार्ट रहता है, और नहीं बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वैसे ही ठीक ठाक हैं और ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं होती है। बस ये था कि इसके आई डोंट नो माइंड में क्या फियर्स हैं कि क्या चीज है कि ये अपनी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल सही रहती है, हर चीज भूल जाती है, लेकिन जब ये घर में जब दोबारा उसी एटमॉस्फेयर में आ जाती है, क्योंकि सभी बच्चे बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है यहाँ पर, तो वो बस उसी में फिर ये दोबारा से इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये वाली चीज़ मुझे थोड़ा-सा काफ़ी परेशान कर रही थी। तो इंशाल्लाह मैं आपका नंबर लूँगी ज़रूर डॉक्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक्स वेरी मच। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो या कमेंट हो? ये जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्वेश्चन था, देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। हम आजकल इतना बम्बार्डेड हैं विद एवरीथिंग ऑनलाइन और पेरेंटिंग रिलेटेड, हम इतना कंटेंट ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो हमारा वेस्टर्न कल्चर से एक्चुअली सेटअप डिफरेंट है। मगर मुझे एक चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आप एक साइड पे देखते हैं तो दे ऑलवेज गाइड कि आपको अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली हैंडल करें, उनको टाइम आउट्स मत दें, उनको कॉन्सिक्वेंसेस मत दें व्हेन इट्स रिगार्डिंग कि आप उनको कोई भी चीज़ सिखा रहे होते हैं उनको। और एक तरफ आपको कहा जाता है कि अगर आप बच्चे को बिल्कुल भी मत किसी भी चीज़ पे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं देंगे तो फिर बच्चा नहीं आपकी बात सुनता। मैं अपने अंदर भी बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। कभी मैं एक स्ट्रैटेजी यूज कर रही होती हूँ कि मैं अपने बच्चों को टाइम आउट्स दे रही हूँ ताकि उनको पता हो कि सर्टेन बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, वो दोनों अंडर 10 है। मेरा बेटा 7 ईयर ओल्ड है और मेरी बेटी 4 ईयर ओल्ड है। और फिर कई दफा मैं वो कंटेंट ऑनलाइन देखती हूँ जिसमें वो टोटली पॉजिटिव अप्रोच को कह रहे होते हैं कि आपको लेना चाहिए, टाइम आउट्स नहीं अच्छे होते, आप बस बिल्कुल बच्चे को पॉजिटिवली हैंडल करें। तो उसमें मुझे आपसे जरा गाइडेंस चाहिए थी कि आप किस अप्रोच को
कहती हैं कि इट्स मोर इफेक्टिव, और हमें किस तरह अपने बच्चों के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए ताकि वो हमारी बात सुने। मुझे लगता है मेरे बच्चे सारी बात बहुत ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ ना सुनने पे कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं फील होता, कि उनको कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा तो वो नहीं सुनते। वो अपनी मर्जी से जो बात उनको सुननी होती है सुनते हैं, और बाकी चीज़ें नहीं सुनते वो। सही, ठीक तो है। मुझे जो अच्छा, अपने पेरेंट्स से भी, अपने उनके नाना-नानी से भी जो चीज़ और शुरू से सुनने में आई है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस किसी की बात नहीं सुनते। किसी की बात नहीं सुनते, आपके बच्चे बात नहीं सुनते, आपकी भी बात नहीं सुनते। मेरे मेरे हस्बैंड अभी हँस रहे हैं। मगर ये एक बहुत बड़ा लेबल है कि जी आपके बच्चे बात नहीं किसी भी बड़े की सुनते। हाँ, हाँ। आपका जो है ना एक्सपीरियंस, वाकई ये बात बड़ी पेनफुल होती है कि अगर आपके बच्चे के बारे में ये कमेंट सुनने को मिले ना कि ये सुनता नहीं। जी। तो बड़ा एकदम से ऐसा लगता है जैसे दिमाग पे किसी ने गोली मारी है। तो बिल्कुल। बहरहाल, अच्छा, ये जो हम लोग टाइम आउट्स देते हैं या जो हम थोड़ी देर के लिए डिटेंशन में बच्चे को डाल देते हैं इन द नेम ऑफ कंसीक्वेंसेस, ये आप जो है ना इसकी मिक्सिंग करें। मिक्सिंग से मुराद ये कि हमें एक्चुअली डिसेंट पनिशमेंट्स कम अज कम हमारे पास होनी चाहिए, 6, कम अज कम एटलीस्ट 6 डिसेंट पनिशमेंट। डिसेंट पनिशमेंट में क्या है कि आप बच्चे से ना उसकी हर दिल अजीज चीज कॉन्फिस्केट कर, और ये चीज आप उसको पहले से बताते हैं, पहले से इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि अगर आप उसके किसी बैड बिहेवियर को स्टॉप करना चाह रहे हैं और वो बैड बिहेवियर बार बार शो करता है, तो उसमें आपका इमोशनल कंपोजर मेंटेन रहे, लेकिन आपने जो एक उसको डिसेंट पनिशमेंट अनाउंस की हुई थी वो भी आपने इम्प्लीमेंट कर दी। इट कैन बी एनीथिंग। उसकी आजकल के बच्चे जो हैं गैजेट लवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपने अगर उसके साथ कमिटमेंट की हुई थी कि मैं आपको 5 बजे मैं आपको फोन दे दूंगी, अपनी पसंद की वीडियोस देख लीजिएगा, या आपको टैबलेट दे दूंगी, अपनी पसंद की चीजें या गेम्स खेल लीजिएगा, तो और अगर उसने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो बाय अनाउंसिंग, प्रॉपरली अनाउंसिंग कि बेटा आपने चूंकि मेरे साथ मिसबिहेव किया है, और आपने क्लियरली इसको डिफाइन करना है कि मिसबिहेवियर या मिसकॉन्डक्ट क्या था। Either it was rude tone, it was high tone, bad words, hitting someone, क्रॉसिंग द बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, इनमें से क्या था, ठीक है, आपने उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि ये आपका बिहेवियर आया था, दैट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, और मैंने आपको कहा था कि अपने बिहेवियर्स आप फिक्स करें, अदरवाइज मैं आपसे आपकी ये मनपसंद चीज ले लूंगी, या जो मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी ना कि मैं 6 बजे आपको फोन दूंगी, तो वो कमिटमेंट मैं अपनी पूरी अच्छा, नहीं आई एम कर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे सकती। अपने बेटे के साथ, क्योंकि वो बड़ा है, बेटी तो उसके साथ ही बिजी रहती है, खेल लेती है, मैं उसको कोई भी इस तरह की कॉन्सिक्वेंस देती हूँ ना, उसके लिए वो बड़ा ही नहीं होता। वो मुझे उसी वक्त बोलता है, छोटा है मगर वो मुझे उसी वक्त कहता है कि चलिए कुछ नहीं होता, आप अभी मुझे ये चीज नहीं देंगी या आप मेरे साथ प्ले टाइम नहीं करेंगी, मैं ये कर लूंगा। और मुझे उसके एटीट्यूड में फील होता है, कुछ भी आप उसको कॉन्सिक्वेंस दे दें, इवन दो उनकी कोई नापसंदीदा, उसको बहुत पसंद है कि हम उसके साथ खुद उसको टाइम दें, उसके साथ खेलें, वो उसी वक्त अपने आप को ही आई थिंक बता रहा होता है कि चलिए कुछ नहीं होता, ये चीज होगी, बट आई हैव अनदर सोल्यूशन, मैं उतनी देर तक ये कर लूंगा, मैं अपने रूम में जाके प्ले टाइम कर लूंगा, या चले आप मेरे साथ कल खेल लेंगी ना, या मुझे अपना एक्सबॉक्स या मुझे अपनी ये गेम कल मिल जाएगी। तो वो बिजी होते हैं, उनको तो नहीं उस दिन वो फील होता कि उनको ये कॉन्सिक्वेंस दिया है, वो तो जाके बिजी हो जाते हैं, किसी और चीज को पकड़ लेते हैं, किसी और चीज, किसी और खेल में लग जाते हैं। ये तो फिर बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, आपकी ये सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको फेयर बात ही बताऊंगी, ये आपके बच्चे की कमी कमजोरी नहीं है, ये आपके बच्चे की स्मार्टनेस है। लेकिन अच्छा, इसमें जो है ना एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने अपने बच्चे के अच्छे रवैये स्ट्रेंथन करने हैं ना, तो आप उस पर उसको जो है ना
एप्रिसिएशन आप अच्छी खासी दें, और उसमें आप ना आजकल एक टोकन इकोनॉमी की बड़ी पुरानी है कि टेक्निक है, लेकिन बड़ी इफेक्टिव है। छोटे से स्टार्स, छोटे जैसे स्कूल्स में अक्सर डायरीज पर स्टार्स या छोटे छोटे गोल्डन या सिल्वर कलर के ना वो पॉक्स लगा देते हैं, तो दैट इज बेसिकली टोकन्स। इस तरह के टोकन्स हम ले लेते हैं, हम टोकन बोर्ड बना लेते हैं। अच्छा, आज आपने मेरी हेल्प की मेरे साथ टेबल पर से बर्तन उठाने में, तो आज आपको सिल्वर स्टार में दूंगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से स्टार्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उस पर आपने डिफाइन किया हो कि अगर आपके 10 सिल्वर स्टार्स हो गए और 5 आपके गोल्डन स्टार्स हो गए, तो आपको आपकी मनपसंद चीज मिलेगी। बताओ क्या है वो मनपसंद चीजें, भी पहले से आपने उसके साथ की भी। एक्चुअली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर खराब रवैये पे बात करने से बात ना बन रही हो ना, तो फिर हम अच्छे रवैये को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करवाते हैं, जिससे बच्चे के दिमाग में उसका अच्छा रवैया ही सिर्फ और सिर्फ घूम रहा हो कि हाँ मैंने अच्छा रवैया शो करना है, या मैंने किसी मौके पे हेल्पिंग होना है, मैंने सॉफ्टली एंड पोलाइटली बात करनी है, मैंने हाथ में लाना है आने वाले गेस्ट से, या मैंने सलाम करना है, कोई भी कर्टसी शो करनी है। सो यू नीड टू बी माइंडफुल। आपने आपने अपने पास में छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी डायरी रख लें, उसमें आप उसके स्टार्स आप और बिहेवियर भी साथ में आप काउंट कर लें। ये अक्सर 10 to 15 डेज में इससे बड़े अच्छे नतीजे जाते हैं। आपने अब सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर्स को काउंट करके उनका आपने चेक लिस्ट बनानी है, और फिर बताना कहना है कि अच्छा इतने आपके गोल्डन स्टार्स हो गए, इतने आपके सिल्वर स्टार्स हो गए, अब इसके हवाले से आपका ये गिफ्ट बनता है, ठीक है। सो बाज़ औक़ात सिर्फ और सिर्फ अगर हम पॉजिटिव जी बिहेवियर्स की बाज़गश्त हमारे घर में घूमती रहे ना, तो बच्चा उसी के स्पाइरल में आ जाता है। लेकिन अगर हम हर वक्त बच्चे को ये बताते रहे ना, तुम ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यूं नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फिर वही चीज घूमती रहती है उसमें। वालेकुम। एक क्वेश्चन, एक कमेंट है यास्मीन साहिबा, मैं आपको टाइम देता हूँ। ये डॉक्टर बुशरा ने एक कमेंट किया है कि हम बच्चों को जो है फॉर एग्जांपल उनको कैसे एनकरेज करें। लंबा सा एक क्वेश्चन कि our kids on good manners, like for example saying salam and coming to respectfully talk to their family members on a video call without forcing them and nagging them. Is it okay to scold and strict and force them to do a certain good actions? What other techniques can we use which can motivate them positively, given that we as a parents are already showing an example? अच्छी अच्छी चीज करने के लिए उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए, नैगिंग करने की बजाय। फिर देखिए, यास्मीन साहब अभी जैसे मैं आपसे बात करी थी ना कि हमें बाज़ औक़ात ना मोटिवेशन देने के लिए बच्चे का दिन भर में भी अगर उसने कोई एक पॉजिटिव बिहेवियर शो किया है ना, तो हमें उसकी बाज़ औक़ात जो है ना उसको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी खराबी ये है, जिसका कभी कभी मैं खुद भी शिकार हो जाती हूँ, कि हम ना सिर्फ खराब रवैयों पे नजर रखते हैं। इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये यूं नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। वो जो करता है उस पे तो फोकस करें, क्योंकि अगर हम उस पे फोकस करेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे, फॉर इंस्टेंस जैसे अगर कोई बच्चा किसी मौके पे उसने मेहमानों को आने पर सलाम किया, तो आप उस मेहमान की मौजूदगी में भी और मेहमान के जाने के बाद भी ऑन एंड ऑफ इस चीज का जिक्र करें कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इतने अच्छे तरीके से ग्रीट किया मेहमानों को, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको खुदाफिज बोला, सी ऑफ किया, बहुत प्यारी बात है। इससे तो आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। चूंकि ज़ाहिर है वी ऑल आर मुस्लिम्स, तो हम बाज़ ये भी इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के पास आपके लिए ना स्टार्स इकट्ठे हो रहे हैं। आपने इतना अच्छा सलाम किया मेहमान को, इतने अच्छे तरीके से आप पेश है, स्टार्स इकट्ठे हो रहे हैं। देखना वो स्टार्स जो है ना वो टीचर की डायरी में लग के आ जाएंगे आपके पास। सो बाज़ औक़ात ना हमें उन बिहेवियर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ता है जो कि ऑलरेडी बच्चा कर रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो सिर्फ इस पर होती है कि वो क्या नहीं कर रहा। जो कर रहा है उसको उसकी बाज़गश्त करें, उसको बार बार रिजाउंड करें, उसके बारे में बार बार बात करें, ताकि वो रजिस्टर हो उसके दिमाग में। वो ही रीइंफोर्समेंट उसके अंदर क्रिएट करेगा, वही उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करेगा। अगर आप ये कहेंगे कि तुमने सलाम नहीं ना किया, बड़ा गुस्सा चढ़ा है मुझे, देखना तो सही मैं तुम्हारे साथ हशर क्या करती हूँ कि अगर तुम जो नेक्स्ट टाइम सलाम नहीं करोगे।
अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो वो भी जो है ना नेक्स्ट टाइम सलाम ना करके चेक करेगा कि देखूं तो सही ये हशर क्या होगा आज मेरा। एक क्वेश्चन है, यास्मीन हुसैन क्वेश्चन करना चाह रही थी जी। यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रही थी कि हमारा एक ही बेटा है, अभी वो ना 21 साल का है। अभी पिछले साल से जब से कोरोना हुआ है ना, वो बिल्कुल वैसे आपकी घर आवाज बहुत कम आवाज आ रही जरा जोर जोर से बोले यास्मीन। जी, मैं ये कह रही थी कि हमारा जो बेटा है ना, तक 21 साल का है माशाल्लाह से। जब से ये कोरोना हुआ है ना यहाँ पे, वो बिल्कुल अपने आप को उसने अलग-थलग कर दिया है, खामोश रहता है, घर के अंदर कमरे में बंद रहता है। पहले अच्छी तरह से खाता-पीता था, अब वो खाना भी बंद कर कम कर दिया है। और अपने दोस्तों से या कंप्यूटर पे गेम खेलता है तो बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता बात करता है कि दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं आए। इसको जो है ना बहुत अच्छा बच्चा था, ये बहुत सादगी में जी रहा है। लेकिन ना जब से ये सेकेंडरी स्कूल में गया तो इसने ये कहना शुरू किया कि मैं केयर नहीं करता, मैं केयर नहीं करता। इसकी वजह बस इसने अपने ज़हन में ये एक जुमला बिठा लिया कि मैं केयर नहीं करता। इसकी वजह से ना ये लोगों से मिलना-जुलना, मेहमान आए उनके साथ उनको कंपनी देना, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ये इसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। पसंद की चीज़ अगर नहीं तो ये इसके साथ ना वो समझौता कर लेता है। है। कोई आवाज स नहीं आ रही आपकी। आपकी जरा जोर से बोले यास्मीन। अच्छा, मतलब एक तो जिसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, ये एक तो ये आपने क्वेश्चन रेस किया है, हाँ, और वो लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। जी। और जब सेकेंडरी स्कूल में गया था ना, जब से इसने ये कहना शुरू किया मैं किसी से मैं कोई केयर नहीं करता, मैं केयर नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल हाँ, ये मतलब मैं किसी की केयर नहीं करता, मतलब ये कि उसको ये उसको एक दिमाग में है कि मैं केयरिंग नहीं हूँ किसी के लिए। हाँ, नहीं मैं क्या जब कोई कुछ भी काम करे, कुछ भी बात करे ना मैं केयर नहीं करता। अच्छा अच्छा, मतलब वो इस बात को यानी खातिर में नहीं लाता कि कोई कुछ भी कहे मैं उसकी केयर नहीं करता, ये कहने का मतलब है आप। हाँ, और अम्मी तुम भी नहीं सोचा करो ऐसा, तुम भी नहीं कहा करो और मुझे किसी की मिसालें भी नहीं दिया करो। अच्छा अच्छा, दैट्स फाइन जी जी। मिस अस्मा बताइए। मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बहुत सारे इनके जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल भी नहीं क्लियर हुए बिकॉज आवाज बहुत कम थी। लेकिन आइसोलेट कर लिया सोशली इन्होंने और और केयर नहीं दूसरा करते, एक जो, डैम केयर एटीट्यूड जिन्हें हम कहते हैं ना, अनकंसर्न्ड हाँ एंड डिफरेंट, वो बिल्कुल वाला। बिल्कुल, जी जी। ये इसको जरा थोड़ा सा और डिग आउट करना पड़ेगा। एज क्या है बेटे की? 21 21। 21। 21। इसमें इस उम्र में अगर इस तरह का एटीट्यूड आ रहा हो तो हमें कुछ और चीजों पे भी नजरसानी करनी पड़ती है कि उसका घर में और बाहर में लोगों के साथ एटीट्यूड जनरली कैसा होता है। वैसे तो अगर अपने आप को कट ऑफ कर लिया है तो वो तो इसका मतलब है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल विद एनीवन, ठीक है। और लेकिन अगर कभी मिलता है तो उस वक्त क्या कंडक्ट है, खाने पीने के हवाले से उसकी क्या रूटीन है, अपने आप को क्लीन रखने के हवाले से उसकी क्या रूटीन है, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इकट्ठा हम डिस्कस अगर करें किसी मौके पे तो फिर एक पिक्चर क्लियर होती है कि अच्छा दिस काइंड ऑफ अ स्टेट ही इज गोइंग थ्रू, वो इस तरह की कैफियत से गुजर रहा है और उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ये जो अनकंसर्न्ड एंड इनडिफरेंट हो जाना है, इसमें हमें उसके साथ असर्टिव कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा। असर्टिव कम्युनिकेशन पेरेंट्स के सीखने वाला एक मामला है। तो यहाँ पर असर्टिवनेस पर भी मैं चाहूंगी कि हम किसी मौके पर हम जरूर बात करें कि असर्टिवनेस क्या होती है। असर्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से ये मुझे लगता है ये केस है कि उसमें किस तरीके से आपने रिस्पेक्टेबली अपनी बात कम्युनिकेट करनी है और उनसे कैसे रिस्पेक्टेबली जवाब हासिल करना है और उनके अंदर केयर कैसे लेकर आनी है। मैं मेरे तो ख्याल से थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ क्योंकि कुछ और एक दो क्वेश्चन हैं जो मेरे ख्याल लास्ट होंगे। मेरे ख्याल जी से डॉक्टर यास्मीन आपको ये लंदन में बेस्ड है, ये हमारी वाइफ की बहुत क्लोज फ्रेंड है। आप जीपी से इस बारे में कंसल्ट करें और उससे एडवाइस लें कि फर्दर इसको क्या करना चाहिए। हो सकता है वो इसको रेफर करे किसी काउंसलिंग के लिए।
तो क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में उस सारी चीज़ों का अहाता करना ज़रा मुश्किल होगा, तो लेकिन आप ज़रूर जीपी से कंसल्ट कर कर और उसको स्पेसिफिकली कहें कि मैं चाहती हूँ कि इसको आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए इसको रेफर कर दें। उससे उसको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिले। ख़ास तौर पे कोरोना की वजह से ये जनरली है कि लोगों के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं, तो उसको देखा जा सकता है। अगले 2 क्वेश्चंस हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे क्योंकि एक मिस नाइमा सुहेब की तरफ से उन्होंने है और उसके बाद आखिरी जो होगा वो हमना साकिब की तरफ से होगा। तो नाइमा आप क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ मुख्तलिफ एज ग्रुप की हैं, और ज़ाहिर है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो बड़ी बच्चियाँ हैं ज़ाहिर है उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं ऑनलाइन, और वो हर वक़्त उनको हर चीज़ ही ऑनलाइन करनी होती है। तो वो नेट का इस्तेमाल जो होता है वो उसी हिसाब से होता है। अब छोटी बच्ची जो है उसका एज ग्रुप बहुत यानी बहुत डिफरेंस है वो, तो वो 7-8 साल की, 9 साल की है, उसका भी ऑनलाइन है। तो अब वो बहुत ही क्यूरियस भी है, बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव उसकी नेचर है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आते कि मुझे मतलब क्या रूल्स बनाने चाहिए घर में, कब नेट बंद कर दिया जाए, कितना एक्सपोज़र दिया जाए, बड़ी बच्चियों की डिमांड अलग है, छोटी की अलग है, और किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा कुछ रूल्स बनाऊँ, इस तरह से कि हर चीज़ हर वक़्त हर एक के लिए अवेलेबल ना हो, बल्कि कुछ बाउंड्रीज़ हों। तो उसमें अगर आप कुछ गाइड कर सकें, कि यानी इसको इस चीज़ को कंट्रोल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए कि नज़र भी रहे और बच्चे को ये भी ना लगे कि हर वक़्त आप उस पे शक कर रहे हैं। तो इन दोनों का एक बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जाए? बहुत शुक्रिया। यूजुअली इस हवाले से पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि जी गैजेट का यूज सेफ हो, ठीक है, और किस तरह का कंटेंट बच्चे जो है वो देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि हम बच्चों को, बड़े बच्चे हों तो उनके तो अलग अलग कमरे कर देते हैं, हर तरह की गैजेट उन्हें उनके कमरों में प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन्स है। इवन अब बहुत सारे घरों में आई हैव ऑब्जर्व हर एक के कमरे में अलग टीवी लगा हुआ है, एलसीडीज लगी हुई है, तो बच्चा अपने कमरे से, अपने शेल से बाहर ही नहीं निकलता और आपको कुछ भी नहीं पता होता कि व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टफ ही और शी इज एक्सप्लोरिंग। तो अगर बच्चे भी पढ़ाई की उम्र में हैं और इस हवाले से हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन मेक अ कॉमन प्लेस जिसमें, जहाँ पे बैठ के वो अपनी कोई भी असाइनमेंट्स या इस टाइप की चीज आप कर सकते हैं। बड़े बच्चों के चूंकि बाज़ लेक्चर्स वगैरह चल रहे होते हैं तो इसलिए उनको जरा हमें सेपरेट देना पड़ता है। छोटे बच्चों को हम इस तरह के कामों के लिए हम किसी कॉमन प्लेस पे हम उनको सेटअप बना के दे सकते हैं जहाँ से हमारा गुजर होता रहे, जहाँ पे हम देखते रहें कि वो क्या चीज किस वक्त यूज करें। एंड यस, डेफिनेटली डिफाइन अ टाइम कि आपने अपनी नेट एक्टिविटीज किस टाइम पर करती हैं। और छोटे बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि जाहिर है दे आर इमेच्योर, उनकी भी जो है फिर आईसाइट वीक होने के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं। बड़े बच्चों को थोड़ा हम इसलिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके काम ज्यादा हैं, तो और आजकल तो ऑनलाइन सारा सिलसिला चल रहा है। तो हम इस हवाले से थोड़ा सा बेबस हैं कि ऑनलाइन अगर नहीं करेंगे तो फिर हाउ वी विल बी एबल टू परफॉर्म द टास्क। लेकिन उसको हम सेफ मेजर्स हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम किसी कॉमन प्लेस पे रखें सेटअप, अपना पीसी, अपना लैपटॉप, अपनी गैजेट्स ऐसी जगह पे रखें जो कि कॉमन हो, जहाँ से हमारा मुसलसल गुजर होता रहे। ये सेपरेट सेपरेट रूम्स में हम बिठा देते हैं या बच्चे बैठ जाते हैं अपनी अपनी गैजेट लेकर, दैट इज नॉट सेफ इनफ। मेरी अपनी एक खातून से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं और मैंने उन सबको जो है टीवी लाउंज में अलग अलग कंप्यूटर्स या अलग अलग लैपटॉप्स लेके रखे हुए हैं एंड नोबडी कैन हाइड द स्क्रीन फ्रॉम मी, क्योंकि वो स्क्रीन्स की जो बैक साइड है वो वॉल की तरफ है और लाउंज की तरफ जो है उनके स्क्रीन का फेस है। तो मुझे पता चल जाता है चलते फिरते में कि वो किस टाइप की वेबसाइट खोली हुई है या स्टफ जो है वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो हर तरह की मौजूद है बट वी नीड टू कीप अ चेक, और उसको हम इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि हम किसी कॉमन प्लेस पे रख लें अपना सेटअप और टाइम अच्छा, तो डिफाइन कर लें। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक छोटी सी बात ये पूछनी थी, क्या ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए कि जिसमें आपको पता चले कि बच्चे क्या टाइप कर रहे हैं और क्या किधर जा रहे हैं, किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल भी है?
वैसे तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं उनको हिस्ट्री डिलीट करनी आ जाती है। एक मैं आपको बताऊं, देखिए बच्चे क्यों ऐसी चीजों में जाते हैं जिस स्टफ से हम उन्हें अवॉइड करना चाह रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि उनको ना कहीं क्यूरोसिटी क्रिएट हुई हुई है और हमने उसको प्रॉपरली आंसर नहीं किया। जब हम बीइंग अ पेरेंट किसी चीज को प्रॉपरली आंसर नहीं करेंगे तो बच्चे का क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर तरह की चीजों को एक्सप्लोर करेगा जस्ट टू सेटिस्फाई हिज और हर आंसर। बहुत सारे बच्चे बहुत यंग एज में बहुत मेच्योर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि उनकी एज रिलेटेड नहीं होता, लेकिन पूछ लेते हैं। आउट ऑफ नोवेयर उनके दिमाग में सवाल आ जाता है। वी हैव टू आंसर, उनके लेवल का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो बच्चे फिर बाहर की दुनिया से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे के अंदर और अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि वो अगर उसके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है वो आपसे पूछना चाहे तो आप उसे प्रॉपर एक आंसर दें। इट्स नॉट बेसिकली कि आप उसे हर चीज खोल कर बताएं, लेकिन उसे उसकी लेवल तक का उसकी एज के मुताबिक दें ताकि वो किसी दूसरे नॉक्शियस सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करें। बहुत शुक्रिया। ये आखिरी क्वेश्चन है हमना साकिब की तरफ से, उसका था जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन अपने 8 इयर्स की बेटी के उसके हवाले से है कि ना, मैं ये पूछ रही थी कि बच्ची को इंडिपेंडेंट कैसे करें। यानी और जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मैं उसको मैथ्स करवाती हूँ, मैं टॉपिक उसको समझा देती हूँ और मैं उसको क्वेश्चंस करने को देती हूँ, लेकिन जब वो क्वेश्चंस करती है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो फौरन आके पूछती है और वो चाहती है कि उसको क्लू मिल जाए, तो वो क्लू ले लेती है और क्लू के साथ ही करती है। मैं मतलब ये नोट करती हूँ कि वो कभी भी खुद नहीं फिर अटेम्प्ट कर पा रही, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही, वो हमेशा मुश्किल आ रही है तो वो मदद के लिए देख रही है। एक तो ये चीज, और दूसरा छोटा सा ये भी बता दीजिएगा कि जैसे अब 2 बच्चे हैं, एक 12 साल के एक 8 साल के, तो इनमें ये वाली रिलेशनशिप के बड़े का अदब और छोटे का लिहाज वाली चीज हम कैसे यानी कि बच्चों में लेकर आए ना। मतलब लड़ाइयाँ तो चले होती हैं, लेकिन बहरहाल एट द एंड हमें ये चीजें है कि बड़े का अदब किया जाए, छोटे का लिहाज किया जाए। समझा दिया जाता है, हर दफा समझाया जाता है और सब कुछ हदीस के भी रेफरेंस है और सब कुछ, लेकिन फिर वही हो जाता है कि इस तरह की लड़ाई होती है कि जिसमें कोई अदब लिहाज जो है ना महसूस नहीं होता। इन दोनों का बस बता। अच्छा, अदब लिहाज में ऑब्वियसली हमें इस चीज को जहन में रखना होता है कि हमने ना किसी की साइड नहीं लेनी। एक बच्चा दूसरे के साथ अगर ज्यादती कर रहा है ना, और जिसके साथ ज्यादती हो रही है, हमने उसकी साइड नहीं लेनी और दूसरे बच्चे को हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी। हमने एक्चुअली दोनों को ये कहना है कि आप दोनों पहले अपने बिहेवियर्स ठीक करें। वो क्यों तुम्हें मार रही है, ठीक है, और तुम क्यों उसको जो है इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही हो कि वो तुम्हें मारे, छोटी बहन या बहन। तो आप उन दोनों पे ही जिम्मेदारी डालें कि बेटे आप दोनों खुद ही देख लो कि आपके इस तरह के एटीट्यूड से आपके मूड, आपका फेस, आपका फॉरहेड, आपकी टोन सब खराब हो रही है। आपको अच्छा लग रहा है? मेरा मूड खराब हो रहा है आप लोगों के इस तरह के एटीट्यूड से, आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है। सो हमें बाज़ औक़ात ना बॉल वापस कोर्ट में फेंकनी पड़ती है। एक बच्चा आता है हमारे पास शिकायत लेके कि मुझे दूसरे बहन या भाई ने मारा है, ठीक है, तो हम जाके उसकी सरजनिश कर देते हैं, ठीक है, और सॉरी बोलो, फौरन सॉरी बोलो, इस तरह भी हम कर देते हैं। लेकिन इससे जो है इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उनको उन्हीं की बॉल में उन्हीं की कोर्ट में बॉल वापस डाल दें कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस थी कि इसको आप बगैर लड़े हैंडल कर सकते थे इस मसले को। ऑप्शंस क्या थी, जरा चलो मुझे बताओ, दोनों बताओ क्या ऑप्शंस थे। अच्छा, वो बताएंगे आपको, बच्चे बताएंगे, उनको पता होता है कि सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन क्या थी या एक तरीके की तमीज की ऑप्शन क्या थी, उन्हें पता होता है, वो बताएंगे आपको। फिर आप उनसे कहेंगे अच्छा इस वाली ऑप्शन से क्या आपको मिलता था और इस वाली ऑप्शन से क्या मिला, ठीक है ना। तो ये बाज़ औक़ात हम मिलके बैठ के ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। क्राइसिस तो हो गया, जो लड़ाई झगड़ा होना था वो हो गया, उसके बाद उसके बारे में बात करना वो ज़रूरी होता
सॉरी, मैं आपका पहला क्वेश्चन भूल गई। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? इंडिपेंडेंट कैसे करें, हाँ जी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि जो बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते ना, उसका बेसिक जो बैकग्राउंड में डायनामिक चल रहा होता है वो ये है कि हम बच्चों को उनको दीगर कामों में रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते। बच्चा सोकर उठकर आया है तो आप उसको कहें अपना बिस्तर ठीक करके आओ। आपने उसकी लॉन्ड्री की है तो आप उससे कहें कि बेटे जाके ना अपने जो लॉन्ड्री हुए हुए कपड़े हैं ना वो लॉन्ड्री एरिया में से उठा लो, या उन्हें फोल्ड करके या हैंगर में लगा के अलमारी में लगा, ठीक है। अपनी सारी जितने भी सॉक्स हैं वो एक बैग में, ठीक है। अपने शूज जो है स्कूल से आई हो तो शू रैक में रखो। मतलब इस टाइप की छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारियां डालना जो है ना बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाता है। वो डिपेंडेंट नहीं रहता अपनी बहुत सारी चीजों के लिए। इतने बड़े बच्चे हैं कि वो अपने नेल्स भी खुद क्लिप कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी मदर्स को इस हवाले से भी देखा है परेशान होते हुए कि वो 15 साल के 16 साल के लड़के या लड़की के पीछे भी ना भाग रहे होते, नेल्स काट लो नेल्स काट लो नेल्स काट लो। और वो नहीं काट रहा होता तो वो माँ खुद पकड़ के जो है ना नेल्स काटती है। सो हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को देनी है कि ये करो, ये आपका काम है करने वाला, ये आपकी चीज है। तो जब हम उन पे वो जिम्मेदारी डालेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो पढ़ाई से रिलेटेड जिम्मेदारी है वो भी उन्हीं पर ही आएगी। ये जिम्मेदारी उठाना जो है और इंडिपेंडेंट होना, ये एक बड़ा क्लस्टर्ड बिहेवियर है। इसमें सिर्फ एक हर रवैये जिम्मेदारी नहीं उठाती हमने, या इंडिपेंडेंट नहीं करना होता, हमने उसे हर काम में इंडिपेंडेंट करना होता है। उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है तमाम रवैयों। बहुत शुक्रिया मिस अस्मा, क्योंकि मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के अंदर टाइम जो है हमने काफी ज्यादा लिया है नॉर्मल टाइम से हटके, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं और आप जो जवाब देती हैं वो भी अच्छा खासा तफसीली होता है, जो कि यकीनन उस काम के लिए जरूरी भी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें आपने पहले भी कुछ टॉपिक भेजे थे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है वो है पेरेंटल टॉक्सिसिटी लीड्स टू डिसफंक्शनल लाइफस्टाइल अमंग चिल्ड्रन। ये आपका तीसरा टॉपिक था। तो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं वो चाहेंगे इस चीज़ को कंटिन्यू करना एटलीस्ट कुछ और टॉपिक्स के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को उम्मीद है कि फिर आपसे अभी अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप हमें टाइम दे सकेंगी इंशाल्लाह, और फिर यकीनन लोग जो क्वेश्चंस होंगे वो और इस बारे में पूछ सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर इतवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता है और आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं उसके लिए मैं काफी मशकूर हूँ आपका। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।